मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो फाइनली थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। और हर घर शिक्षा और पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत जैसे स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा ये एनसीईआरटी का 1.10 मतलब 10th टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये जानने के लिए यहाँ पे जो फ्लक्स वर्ड है इसका मीनिंग समझना होगा। ये जो वर्ड है ये हाइड्रोडायनेमिक्स से आता है। हाइड्रो मीन्स लाइक वाटर फ्लूइड, ठीक है, एंड डायनेमिक मीन्स लाइक मोशन। तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे हम जानते हैं लाइक एक पाइप है, इस पाइप से अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हम भी जानते हैं ये तो बहुत बड़ा पाइप है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ये पूरा क्लोज है और यहाँ पे छोटे से सर्कल से अगर लाइक वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरह से गिरेगा वाटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, इस पर यहाँ पर एक अपनी फिंगर रख दूं तो वो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और भी ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है। लाइक वाटर तो हमको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ये हमें दिखती नहीं है। तो पहले तो आपको यूँ समझना होगा, मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये जानने के लिए। जैसे कि ये यहाँ पर 3 लाइट्स ली मैंने और लाइट्स में से ये एक लाइट है, पहले मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ तो इसमें से कुछ लाइट्स निकलेंगी और मैं मान के चल रहा हूँ वो लाइट फोटोन्स की तरह निकलेंगी और वो रेगुलर फोटोन्स हैं। मतलब इस तरह से यहाँ से फोटोन्स निकले तो पहला फोटोन निकला और ये फोटोन इस तरह से पास कर गया इसको, ठीक है। और इसी तरह से सेम यहाँ से निकल के यहाँ से ये पास कर गया सेकंड फोटोन और यहाँ से थर्ड फोटोन पास कर गया एंड यहाँ से फोर्थ फोटोन पास कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ फोटोन थोड़ा सा पास किया, लाइक यहाँ से सिक्स्थ फोटोन पास किया, सेवेंथ फोटोन पास नहीं किया, एट्थ फोटोन पास नहीं किया एंड नाइन्थ लाइक रेगुलर फोटोन्स हैं वो पास नहीं किए। ये वाले लाइक यहाँ से पास नहीं किए और ये वाले पास कर गए, ठीक है। और अगर मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो कुछ इसके पास कर जाएंगे क्योंकि ये तो सामने है, इसके ये एक प्लेट है, ये हम मान सकते हैं इसका एरिया है ए, ठीक है। ये ए एरिया का लाइक एक रेक्टेंगुलर, जिसको रेक्टेंगुलर दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर मान सकता है, जिसको स्क्वायर दिख रहा है वो स्क्वायर मान सकता है। तो स्क्वायर एक प्लेट है। अब इसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एरिया पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर ये एरिया ले रहे हैं, ए एरिया, इसको मैं लाइक हटा देता हूँ, ए एरिया ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसा रखा, लाइक ऐसा क्या, हम भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकलती है। अभी हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड माइनस क्यू चार्ज में एंटर करती हैं, ये हमने सीखा था बेटा। तो अब मैं इनकी जगह पे लेता हूं प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज में से हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करती हैं ए एरिया से, इसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज से हम भी जानते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करेंगी, इस एरिया को क्रॉस करेंगी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो काउंट है, इसी काउंट को बेटा आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए, इसको लिखने का तरीका जो देखा जाए, अब आपको यूँ समझना है कि ये जो प्लेट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, ये जो प्लेट है, मैंने आपकी फिजिक्स की किताब को बना दिया, ये इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। ये इसको क्रॉस करके यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अब मैं सेकंड केस में क्या करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ, इस प्लेट को ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और देखो, क्योंकि ये तो इस तरह से रखी हुई है ना, इसमें से कितनी पास कर रही है, इसमें से एक भी नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, सीधे निकल जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, सीधे निकल जाएगी। इसमें से कितनी पास की, एक भी नहीं। तो बेटा
बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। लाइक यहाँ पे हम इसमें दिखाने की कोशिश करता अगर मैं, तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इस बुक का लाइक हेल्प लिया है। ये इस तरह से रखा होना चाहिए, ये जो प्लेट है ये इस तरह से रखा होना चाहिए, क्योंकि हमें जानना है कि इस प्लेट में से कितने निकलेंगे। ये ए एरिया का रेक्टेंगुलर बुक है, जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है शेप, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उन्हें काउंट करना है, और वही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और एक प्लेट हमने इसी प्लेट को लिया और ऐसे रख दिया, ठीक है, इस प्लेट को हमने लिया और इस तरह से रख दिया। अभी कितनी लाइंस निकली, 1 2 3 4 5 लाइंस निकली। तो यही इन्हीं का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब की बार मैंने इस ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट का मतलब है थोड़ा सा थीटा एंगल घुमा दिया। तो बेटा इस बार क्या हुआ, यही प्लेट इतनी ही लेंथ की इस बार टिल्ट हो गई। अब बेटा आप नोट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज मैंने इसको उठा के ऐसा घुमा दिया, थोड़ा सा टर्न कर दिया थीटा एंगल से। अगर मैं थीटा एंगल डाल देता हूं यहाँ पे, देखो थीटा एंगल से मैंने यहाँ पे इसको घुमा दिया, थीटा एंगल। तो बेटा आप देख सकते हो कि इस बार ये फिफ्थ वाली लाइन रह गई, ये फिफ्थ वाली लाइन इससे क्रॉस नहीं कर पाई, जबकि आप देख सकते हो दोनों की लेंथ सेम है। क्योंकि हम भी जानते हैं ये जो लेंथ है, अगर मैं इसको टर्न करूंगा तो यहाँ पर ये इसको कैरी नहीं कर पाएगा, है ना। जब ये इसको इस तरह से, अगर ये यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है, अभी ये 4 तक पहुंच रहा है, 1 2 3 4 लाइन्स को कैरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अभी तो ये 3 लाइन्स को ही कैरी कर रहा है बेटा, 1 2 3, 4th लाइन को तो कैरी नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो बेटा आपको यही तो समझना है कि जब हम एक किसी भी प्लेट को हमने सामने रखा, इस प्लेट को, अभी इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमा दूं ऐसे, अब देखना आप क्या होगा, अब यहां वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सीधे निकल गई, इससे टच नहीं की, और यहां वाली जो है ये यहां से निकल गई। लेकिन यहां वाली तो गई, यहां वाली गई, क्योंकि ये घूमा हुआ है, थोड़ा सा घूमा हुआ है। कुछ तो निकलेंगी पर सारी नहीं निकल पाएंगी। और जैसे ये और ज्यादा घूम गया, अभी देखो इस तरह से घूम के ऐसा हो गया एकदम, अब तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे निकल जाएंगी, सीधे, ठीक है, इसके अंदर तो कोई एंटर ही नहीं करेगी। तो बेटा आपको यही तो समझना है, यहाँ पे यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो काउंट कोई भी कर लेगा, लेकिन काउंट करते वक्त आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, आपने अभी तक ए पढ़ा था, एरिया। एरिया का वेक्टर जब होगा तो यहाँ पर एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज ए कैप, ए कैप, ठीक है, ए कैप आ जाएगा। तो आपको देखना है ये जो ए कैप है ये डायरेक्शन है। हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बेटा, लर्न कर लो, रट लो इस बात को। हमेशा एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं परपेंडिकुलर को सेकंड लैंग्वेज में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, आपको पता है इसका जो एरिया है वो कितना होता है बेटा, अगर ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पे इसका जो 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा इसका एरिया, है क्या नहीं। तो बेटा इसी तरह से अगर यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो उसका कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया हो जाएगा इसका। लेकिन इस एरिया से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको मतलब है इसके परपेंडिकुलर एरिया से। ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। आपको इससे मतलब है, आपको कौन सा लेना, आपको डायरेक्शन लेना है। आपको डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी एरिया से। ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो, इसका डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ आगे की, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। अगर देखो इसका इस प्लेन में मैं एक्स एक्सिस में रखा है, ये प्लेन, ये है एक्स एक्सिस, तो आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जेड एक्सिस में ये है इसका 90 डिग्री पर इसका डायरेक्शन, ये एक है, ठीक है। तो हमेशा आपको एरिया वेक्टर लेना है पहले तो, ठीक है, इस केस में।
अब आता है कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाई से डिनोट करते हैं बेटा, ये फाई, ये यहाँ पे सिंबल होता है इसका बेटा, इसका अब ये फाई का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली ये कितना होगा समझो, ये है पूरा का पूरा एक स्क्वायर मान लेते हैं अभी के लिए, स्क्वायर है। अब इसका एरिया, इसका कितना एरिया है तो उसका एरिया, अब एरिया भी आप जानते हो, इसको एक पर्टिकुलर हमको ऐसे रखना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखना है, ना कि इस तरीके से, क्योंकि हमको ये यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कब होगा, जब ये ऐसे रखेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से भेजनी है, क्योंकि फ्लक्स क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, इस पर्टिकुलर को, वही होगा फ्लक्स, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे रख देंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी और फिर तो हम फ्लक्स को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से जा रही हैं तो इसमें से कितनी निकल रही हैं, समझ गए। ये अगर एरिया लेके चल रहे हैं तो इसमें से कितनी निकल रही है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करें कि ये हमेशा ऐसे ही रखा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर से। तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, मतलब ये हमेशा ऐसे रखे रहे, इसका मतलब है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो बेटा आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रखा है एरिया, तो बेटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी को तो बोलते हैं क्या, एरिया वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल होता है हमेशा। तो आपको यहां पे लेके चलना है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है बेटा। ये होता है फाई, ई डॉट ई, ठीक है। जब अब ये 1 2 3 4 कितनी है तो इसका आपको इंटीग्रल करना होगा, ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल करना होगा, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है। आप भी जानते हो जब आप डॉट हटाओगे, यहाँ पे वेक्टर में हम पढ़ते हैं जब डॉट हटाते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है। वो कॉस थीटा आपको मदद करेगा फाइंड आउट करने में एंगल, क्या मदद करेगा कि कितना एंगल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू फाई, ठीक है बेटा। ये जो कॉस थीटा आप देख रहे हो थीटा, ये एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेटा याद रखना एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर होता है बेटा ए रियल ओरिजिनल एरिया के, ठीक है। अब हमने इतना तो समझ लिया, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूँ तो जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, हमने देखा था न्यूटन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया की कितनी होती है मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है। ये आपको याद करना है, ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताता हूं कि कब मैक्सिमम, देखो आप मुझे बताना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और इस वक्त इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या पॉसिबल है जब ये इस तरह से रखा हो तब निकले, इस तरह से रखा होगा तब तो बिल्कुल नहीं निकलेंगी। जब ये इस तरह से रखा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसमें से तो एक भी नहीं निकलने वाली। ये मत सोचना सर इसमें तो निकल जाएंगी, इसमें से बेटा मैं लेके चल रहा हूँ, ये बिल्कुल पतला है, अभी तो ये बुक है, हमारी मजबूरी है, ठीक है, मान के चलो ये बिल्कुल पतला है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बेटा अब जरा एंगल देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे जा रही है और ये है एरिया, ये पूरा एरिया है। जब ये इस तरह से है, ठीक है, और इस बेटा एरिया वेक्टर कहाँ होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे है एरिया वेक्टर। तो हमें एंगल ये जो लेना है वो लेना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बेटा इस तरह से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इस तरफ है एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। देखो ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है फिर बता रहा हूँ, ये पूरा एरिया और इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा एरिया वेक्टर। तो ये रहा एरिया वेक्टर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये रहा एरिया वेक्टर और यहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच का अगर आप एंगल देखोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री के केस में आप जानते हो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है कि नहीं। तो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे cos थीटा यूज किया,
इसीलिए ताकि ये फाई जीरो हो जाए जब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बेटा यहाँ पे इस क्लास में आप ये सीखोगे, ये तो हर बच्चा याद करता है कि हाँ फाई का जो फॉर्मूला होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू जब जीरो होती है तो ये यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। जो फाई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम हो जाएगा। ये तो हर किसी को याद होता है, पर क्यों होता है इमेजिन नहीं कर पाते। अब आप इमेजिन करो बेटा, जब ये इस तरह से रखा होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बिटवीन ये वेक्टर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप खुद देख लो, इमेजिन यहाँ पे देख लो, नोट कर लो बिल्कुल बेटा, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल ही नहीं रही है। और मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये मान लो कि मैं हूँ पॉजिटिव चार्ज और मेरे में से निकल रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, तो यहाँ से निकल रही है अलोंग दी लाइन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, लेकिन बेटा यू कैन नोट कि इससे कुछ भी पास नहीं कर रहा। तो बेटा जब कुछ पास ही नहीं कर रहा तो काहे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जीरो। समझ आया। अब मैं लेके चलता हूं, अगर मैं इसको रख दूं ऐसे, आपको भी पता है कि इस बार सारी की सारी मेरे अंदर से निकलने वाली जितनी भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं, ठीक है, और मेरे अंदर से निकलने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से निकलेंगी। तो कुछ तो ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ साइड से निकल जाएंगी, कुछ इस तरफ लेफ्ट साइड से निकल जाएंगी, और बाकी की सारी नीचे से निकल जाएंगी। लेकिन इतनी जो इतने एरिया से निकलेंगी वही होगा फ्लक्स। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे होगा। ये इस तरह से रखिए तो इसके 90 डिग्री क्या होगा, ये तो इस तरफ होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, इस तरफ होगा 90 डिग्री, देख सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ जाना चाहती हैं, इसी तरफ जाना चाहती हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी तरफ है कि नहीं। तो बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है। तो आप देखो, मैं यहां से भी समझा देता हूं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। बेटा इसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसी तरफ है एरिया वेक्टर, और ये बुक मैंने ऐसे पकड़ी हुई थी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया। बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो बेटा E डॉट ए हो जाएगा, मतलब E इंटू ए। बेटा मैक्सिमम हो गया फ्लक्स, जो फ्लक्स हो गया वो मैक्सिमम हो गया E डॉट ए, E इंटू ए। ठीक है, कब, जब थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री। और ये बेटा मैथमेटिकली तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि बेटा जब हम बुक को ऐसे पकड़ेंगे और एरिया वेक्टर इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, देखो। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया और इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन आप तो खुद देख लो ना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, होप अब तो आपको आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये जो बेसिक था वो अगर आपको आ जाएगा ना तो आप रिलेट कर पाओगे फॉर्मूला को। फॉर्मूला याद तो कर लेते हैं बट रिलेट नहीं कर पाते, क्यों है ये फॉर्मूला, क्या मीनिंग है इस फॉर्मूले का। ठीक है, अब आप रिलेट करोगे, क्योंकि लाइक गॉस लॉ जब पढ़ोगे तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो रिलेट कर पाओगे तो ही बन पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। चलो, हमें यहाँ पे 3 सरफेस दी गई हैं। एक सरफेस ये है 1, 2 एंड 3। हमें इस पूरे में से निकालना है, पूरे का निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम, और यहाँ पे 1, 2 सरफेस दिख रही है आपको, यहाँ से भी निकालना है। पहले हम निकालेंगे इससे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरफ जा रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पहले हम फर्स्ट सरफेस से निकालेंगे। तो फर्स्ट सरफेस से बेटा हमेशा याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर इस तरफ ले सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा। सरफेस अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर बेटा इस तरफ हो गया। नो बेटा, इनसाइड नहीं आउटसाइड लेना है हमेशा एरिया वेक्टर को। तो बेटा यहाँ पे आउटसाइड तो ये हो गया, मतलब जो एरिया वेक्टर इसका आएगा वो इस तरफ आएगा, ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, इस वाली सरफेस का, फर्स्ट वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरफ है। दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा हम भी जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो फर्स्ट वाले के लिए जो फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी E इंटू ए, और कितना आ गया, -1 का E इंटू ए। बेटा याद रखो यहाँ पे ये 5 आ गया। एरिया यहाँ पे ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, तो सर्कुलर के लिए जो एरिया होता है πr² होता है, तो ये हो जाएगा -πr² इंटू E।
ठीक है बेटा, ये अगर ये पाई r जो है r यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। सेम इसके लिए करेंगे तो बेटा इसके लिए जो आउटसाइड द सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ हमेशा एरिया वेक्टर को आउटसाइड ले आना है। ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल हो गया। 0 डिग्री का एंगल हो गया मतलब cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा फाई 2 विल बी इक्वल्स टू E इंटू ए पॉजिटिव, और यहाँ पर ये हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हमने φ1 निकाल लिया, φ2 निकाल लिया। अब थर्ड सरफेस के लिए निकालते हैं। बेटा ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया होगा ना, हम मान के चलते लाइक इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, चाहे तो ऐसे मान लो, चाहे ऊपर मान लो, कहीं भी मान लो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। कहीं से भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, हर जगह से 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब जब एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो बेटा यहाँ पे cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है शून्य। कितना? शून्य। तो बेटा शून्य का मतलब होता है 0 और यहाँ पर आ जाएगा φ3 0, ठीक है 0। और बेटा अगर नेट निकालोगे ना, नेट, तो पूरा नेट जो आएगा ना बेटा φ1 और φ2 दोनों एक का साइन है प्लस, एक का साइन है माइनस, और बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों कट जाएंगे तो बेटा ई नेट आ जाएगा 0, ई नेट नहीं सॉरी फाई नेट आ जाएगा 0, जो नेट फ्लक्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा तीनों सरफेस का मिला के, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ जाएगा, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए पहले से, वो इस तरफ जाएगी। वो लाइक क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो हमेशा लिख कर देगा कि किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक लाइक फील्ड उस तरफ है, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया दोनों के बीच में। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दोनों के बीच में हो गया 180 डिग्री का एंगल। माइनस में आ जाएगा फिर से, ये भी सर्कुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का ई, ये हो गया φ1। अब φ2 निकालेंगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे ये भी क्या है पाई आर स्क्वायर ही है, ये जो आपको दिख रहा है ये भी पाई आर स्क्वायर है, लेकिन बेटा इसका जो आप निकालोगे ये आएगा हमेशा 90 डिग्री। ये जो कर्व सरफेस है ना ये आएगा हमेशा 90 डिग्री, तो दोनों साइड से निकालोगे, दोनों साइड से 90 डिग्री आएगा, तो ये कितना हो जाएगा φ2। जब बेटा यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है अगर हम लेके चल रहे हैं इस तरफ से निकालोगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तो इसमें तो पर्टिकुलर आएगा। जब इस तरफ निकालोगे यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में है, तो बेटा उस केस में आ जाएगा कितना 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और यहाँ पे एरिया वेक्टर के बीच में, दैट विल बी 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों प्लस और माइनस हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे भी जो फाई नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो बेटा इस तरह से आपको समझ के चलना है। एक बात और मैं हमें यहाँ पे लाइक इंक्लूड करूँगा, लास्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, दैट इज कि हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा बात याद रखनी है आपको। अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, लिखने के लिए स्पेस तो नहीं है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, याद कर लो कि जब जो इनसाइड द फ्लक्स होगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो उसके लिए फ्लक्स होगा यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हम जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी इसके अंदर, तो जब अंदर जा रही हैं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट करेंगी, नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट करेगी। और जब ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब यहाँ से होते हुए बाहर भी तो आएंगी बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी तो ये पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट करेंगी, पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। इसीलिए बेटा जब चार्ज बाहर रखा रहता है इस पूरे लाइक किसी भी क्लोज सरफेस के, बेटा क्लोज है ये पूरा सर्कुलर, क्लोज का मतलब समझो क्लोज है ये पूरा, जब भी क्लोज सरफेस के चार्ज बाहर रखा रहता है तो जब उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं तो वो नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट करती हैं, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर आती है होते हुए तो फिर वो पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट करती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर बन जाते हैं 0। +1 -1 विल बी इक्वल्स टू 0, +1 -1 विल बी इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन इतना तो सबको आता है, ये तो मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। +1 और -1 को करोगे आप कैलकुलेट तो 0 ही आएगा, तो यही कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो आप याद कर लो कि क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स हमेशा
जीरो होता है अगर चार्ज बाहर रखा है तो, ठीक है, क्योंकि चार्ज जब अंदर रखेगा तो फिर उसके लिए हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज गॉस लॉ। देखो मैंने 1.10 टॉपिक के बाद में डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 1.13 एंड 1.14 मतलब उठा लिया है। ये मैंने एनसीईआरटी से इसलिए किया क्योंकि अभी अभी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, गॉस लॉ उसी से रिलेट करता है। ठीक है, और गॉस लॉ से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए इस वाले टॉपिक का, क्योंकि थोड़ा सा गॉस लॉ में और आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक्स उठा लिए और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट कर लेंगे, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले 1.13। तो बेटा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि हमने एक सिंगल चार्ज को उठा लिया और उसके रिलेटेड बात कर ली, लेकिन बेटा हमने बात करनी है मैक्रोस्कोपिक लेवल को। लाइक हम क्यों पढ़ते हैं, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमारी रियल लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए ना। रियल लाइफ में थोड़ी ना एक चार्ज आता है और उसके कारण लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और ये तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब इसी को हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर रियल लाइफ में अगर जानना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, हम जानते हैं कभी भी एक सिंगल चार्ज अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, ढेर सारे चार्ज होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी एक यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक लेंथ एल लेंथ का ये आपको दिख रहा है सामने, एक शीट दिख रही है, ठीक है, एल लेंथ की शीट है। तो इस शीट पर या फिर एक वायर मान लो, ये एक वायर है, उस पर कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेटा इन सब को अगर हमें कैलकुलेशन में लेना हो, इन सबको कैलकुलेशन में लेना हो तो कैसे लेंगे बेटा, फिर हम कैसे लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ और जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझना है सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ है, यहाँ पे एक लाइक यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एक वायर हो सकता है, यहाँ पे यही हो सकता है एक रिंग चार्ज रिंग हो सकती है। ये एक रिंग है, इसके चारों ओर यहाँ पे चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बेटा ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर ऐसा कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ 1 मीटर पर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं बेटा हम यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी बेटा अगर ऐसा यूनिट आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, ये यहां से हम यूज कर लेंगे, चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा एल। तो हम यहाँ पे जब भी कूलम्ब्स लॉ में चार्ज रखते थे ना Q1 Q2 स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 की जगह पे रख देंगे लैम्डा एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वहां पर मदद करेगा। अगर इसी की जगह अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इस बार लेंथ नहीं है, इस बार एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, तो बेटा उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे इस स्फीयर पर चारों ओर बेटा ये रिंग थी, ये क्या थी, रिंग। बेटा रिंग जो होती है ना, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं होता, स्फीयर में अंदर होता है ये पूरा यहाँ पे ये पूरा बंद है, क्लोज है। ठीक है, तो इसलिए इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखो। ठीक है, ये स्फीयर है, हमेशा याद रखना, लाइक यहाँ पे स्फीयर के केस में या फिर स्क्वायर भी ले सकता था, रेक्टेंगल ले सकता था, इनके केस में जो चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ये पूरा आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। अब ये एरिया की बात हो गई, तो एरिया के केस में आपको हमेशा याद रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको यहाँ पर हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी जो ऐसा यूनिट हो जाएगी दैट विल बी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं कि अगर इसी की जगह पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसके चारों ओर चार्ज आपको दिख रहा है, चारों ओर चार्ज दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, ताकि हम
जब बात इस तरह से आ जाए ढेर सारा चार्ज हो तो चार्ज की जगह पे हम ये रख सकें लैम्डा इंटू एल, सिग्मा इंटू ए। और अगर वॉल्यूम की बात होगी तो हम वहां पे रख देंगे क्या बेटा, इसको वी से डिनोट कर रहे हैं, रो से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी भी रो से डिनोट करती है इसको। और यहाँ पे हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, या फिर इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलाम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है, याद रखना है ये। तो ये था हमारा 1.13 टॉपिक जिसमें मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया है। अब इसको एग्जैक्टली समझ पाओगे आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे किस तरह से क्वेश्चंस को इजी बना देंगे। चार्ज होगा, कंटिन्यूअस चार्ज होगा तो आप क्या करोगे, लैम्डा इंटू एल कर दोगे चार्ज की जगह पे कैलकुलेशन करने के लिए। चार्ज होगा तो सिग्मा इंटू ए कर दोगे, चार्ज होगा तो रो इंटू वी कर दोगे जब आपके सामने एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर दिया जाएगा, और सिग्मा इंटू ए कर दोगे जब आपके सामने एक स्फीयर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब मैं बात करता हूं गॉस लॉ। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक लॉ दिया। तो यहां पे इन्होंने बताया कि अभी तक बेटा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जान लिया कि एक जो एरिया है उस एरिया पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसका टोटल इंटीग्रल सम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बेटा आपको समझना है यहां पर गॉस लॉ, गॉस अंकल ने ये बोला कि वही फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है, अगर हम क्लोज सरफेस में बात करें, बेटा ये याद रखना, ये पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइन किया गया है गॉस लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला कि यही फ्लक्स, सर इसको हम सरफेस वाला फ्लक्स बोल देंगे क्योंकि अब मैं क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं, ये होता है। अब क्लोज सरफेस के केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये समेशन हो जाएगा इस तरह से ठीक है बेटा। तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ करता था, ई इंटू डी एस, डी एस यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना तो सब जानते हो। उन्होंने बोला कि ये होता है इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए अगर उसके इनसाइड कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस कंडीशन में ये होता है क्यू टाइम्स, क्यू क्या, टोटल इनसाइड वाला चार्ज, इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड वो चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है वो वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो ये इन्होंने बोला था गॉस अंकल ने। अब इसको मैं आपको बता दूं, यहां पे क्वेश्चन एक इस तरह से आता है बोर्ड्स वगैरह में कि गॉस लॉ से आप कूलाम लॉ को एक्सप्लेन करो, ठीक है, और इस तरह से भी आ सकता है कि कूलाम्स लॉ से गॉस लॉ को एक्सप्लेन करो, या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि गॉस लॉ को प्रूव करो, ये प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। बेटा चार्ज ये कौन सा वाला चार्ज है, इनसाइड वाला चार्ज, एक क्लोज्ड लूप के अंदर वाला चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज। इसको और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। देखो बेटा मैंने एक सर्कल ले लिया एक एग्जांपल के लिए, इस सर्कल के सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। अब हम भी जानते हैं जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या रेडियली आउटवर्ड क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है बेटा, चारों ओर, ये कल हमने जान लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। अब बेटा ये क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है तो ये निकल नहीं पाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्पेस लेके चल रहा हूँ, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो ये तो निकल नहीं पाई, ये अंदर ही रह गई। और यहाँ का जस्ट बिकॉज मैंने कट किया तो वो यहाँ से बाहर आई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन पता पड़ गई कि इस तरफ है, मतलब रेडियली आउटवर्ड है। अगर पूरे स्फीयर में आप जहाँ जहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको ऑलरेडी मिल गई है। और ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि मैंने स्फीयर लिया है, एक सर्कल लिया है या फिर क्लोज सरफेस ली है जो कि एक स्फीयर काइंड ऑफ है, तो आप ये भी जानते हो एक सर्कल मान लो इसको, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेटा जो एरिया वेक्टर हम यहाँ पे लेंगे वो भी परपेंडिकुलर आएगा, इसका किस तरह से आएगा, परपेंडिकुलर। तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, डी एस, यहाँ पे एस के सरफेस एरिया ले रहे हैं ना हम, इसका पूरा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर वही मैंने डी एस से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं कि कूलाम्स अंकल का लॉ जो था यहाँ पे Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमें प्रूव करना है, या फिर कूलाम्स लॉ को भी बोल सकते हैं। ये कितना होगा, फाई इक्वल्स टू E इंटू डी एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कल पढ़ा था Q अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस Q मैंने यहाँ पे रख दिया, R हो गई रेडियस इस पूरे सर्कल की, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई या फिर मान लो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होगा, ये पूरा इस पूरे स्फीयर की जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो बेटा अब आप देख सकते हो जो फाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये प्रूव हो गया कि गॉस लॉ एकदम सही है, फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। बेटा लेकिन आप याद रखना ये जो चार्ज है ये मैंने इनसाइड रखा है, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जब भी कंडीशन ऐसी आ जाए कि चार्ज बाहर रखा हो, चार्ज बाहर रखा हो, तो पहले आप गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्रिएट कर लोगे तब इसको लगाओगे। फिलहाल गॉस लॉ सिर्फ हमको इतना बोल रहा है एज पर दी एनसीईआरटी के, यहां से जितना भी चार्ज यहाँ पे है इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर या फिर कोई भी क्लोज्ड लूप के अंदर, शेप पर डिपेंड नहीं करता ये, इसके अंदर उसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल कर दूं मैं 1 एप्सिलॉन नॉट में, इसको बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसे बोले कि कूलाम्स लॉ को भी इसी से एक्सप्लेन करो तो आप इजीली कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ई का फॉर्मूला रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और डी एस का फॉर्मूला रखोगे आप क्या, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अगर आप इक्वल रख दोगे E इंटू डी एस के, E इंटू डी एस के, यहाँ पे इन दोनों को अगर इक्वल रख दोगे तो E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी एस की वैल्यू है ऑलरेडी 4 पाई आर स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया गॉस लॉ को। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। जैसे कि ये एक क्यूब है, अब इस क्यूब के सेंटर में प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो बेटा अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना Q है यहाँ पे, कैपिटल Q, तो यहाँ पे ये Q जो भी इसके इनसाइड रखा हुआ है, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्लस Q2 रखा होता और यहाँ पे प्लस Q3 रखा होता, सरफेस पे नहीं है अंदर ही है, और यहाँ पे प्लस Q4 रखा होता, और यहाँ पे माइनस Q5 रखा होता, ये अंदर है, और यहाँ पे माइनस का Q6 रखा होता, तो बेटा इससे जो फ्लक्स जनरेट होता उससे हम कैलकुलेट नहीं करते, कैलकुलेशन में नहीं लेते। इससे जो जनरेट होता फ्लक्स उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेते। क्या बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकालती, निकालती हैं। प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, बेटा जाएंगी। लेकिन हमेशा याद रखो, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड जाती है तो बेटा फ्लक्स निगेटिव होता है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जो बाहर चार्ज रखा रहता है हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन में नहीं लेते और गॉस लॉ में नहीं लगाते। फॉर दी क्लोज लूप, क्लोज यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए हम क्या मानते हैं कि जो भी अंदर वाला चार्ज है कैलकुलेशन में सिर्फ हम उसी को लेंगे। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस का Q5, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे माइनस लेंगे हम, और यहाँ पे ये प्लस का Q, तो ये सब कैलकुलेशन में आपको लेना पड़ेगा। जहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का ही लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। प्लस का लिखा है तो प्लस का लिखना पड़ेगा, माइनस लिखा है तो माइनस का लिखना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन आपकी सही आएगी। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, क्वेश्चन हमारा कुछ और ही था ताकि आपको चीज़ें और समझ आ जाए। अगर आपसे यही पूछा जाए इसी पर्टिकुलर के लिए कि बताओ फ्लक्स कितना होगा अगर फेस पर कैलकुलेट करें, तो बेटा फेस के लिए पहले आप ये समझो कि इसमें फेस है कितने। इस वाले क्यूब में 1 2 3 4 5, पीछे वाला और आगे वाला 6, टोटल बेटा 6 फेस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, देखो टोटल 6 फेस के लिए 6 फेस एक क्यूब में है। देखो 1 क्यूब के लिए कितना होगा बेटा, 1 क्यूब के लिए होगा लाइक 5 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब में कितने फेसेस हैं बेटा, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के लिए ये कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो बेटा एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, जो 6 है वो इस तरफ से आ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो बेटा ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। अगर कॉर्नर के लिए पूछा जाए आपसे, तो बेटा टोटल कॉर्नर कितने हैं इसमें, एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 कॉर्नर है। मतलब एक क्यूब के लिए जो फ्लक्स है वो है 5 अपॉन लाइक यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसी को बोल सकते हैं एक क्यूब में कितने यहाँ पर कॉर्नर है, 12 कॉर्नर है, 4 और 4 8 कॉर्नर है टोटल। तो अगर 8 कॉर्नर के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से निकालते हैं। बेटा एज के लिए पूछा गया, एज किसको बोलते हैं, इसको, इसे बोलते हैं एज, एज 1 एज, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज। तो बेटा ये क्या है, ये एक एज है, फर्स्ट एज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। बेटा टोटल 12 एज होते हैं, याद कर लो, ये मैंने दिखा भी दिया इसमें। टोटल 12 एजेस होते हैं एक पर्टिकुलर क्यूब में। तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब का क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के अंदर टोटल 12 एजेस हुए, तो यहाँ पर 1 एज के लिए हो जाएगा ये Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा अगर ये चार्ज जो है वो रखा गया है एक फेस पर, एक क्यूब है उसके एक फेस पर रखा हुआ है एक प्लस क्यू चार्ज, तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा। बेटा टोटल फ्लक्स तो पूरी सिस्टम का मैं मान लेता हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो किसने बताया हमें, ये गॉस अंकल ने बताया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बेटा कौन सा, इनसाइड वाला है, और बेटा इनसाइड अभी ये इनसाइड था नहीं, अब आपको समझ आएंगी चीजें। अभी ये इनसाइड था नहीं, अब मैं इसको इनसाइड लेकर आऊंगा कैसे, एक ही क्यूब था, मैंने यहाँ पे एक और क्यूब बना दिया। देखो मैंने डॉट 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 करके बनाया, मतलब मैंने इमेजिनरी बनाया है। ये क्या होगी, गॉसियन सरफेस, ताकि ये क्लोज हो जाए बेटा, बंद हो जाए ये, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटा मैंने यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लोज था बेटा, अंदर घुस के बैठा था ये चार्ज, जबकि ये चार्ज तो बाहर फेस पर बैठा हुआ है बेटा। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके पहले इसको क्लोज कर दिया, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैंने मान लो कि मैंने गॉसियन सरफेस बना दी। अब गॉसियन सरफेस बनाने के बाद में अब ये क्लोज हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया। इस वाले में क्या किया गया था, एक क्यूब है, उसे उस एक क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया। तो मैंने क्या किया, ये तो खुले में रखा हुआ है, तो बेटा पहले मैंने इसको क्लोज किया, मैंने यहां से क्लोज किया, मैंने ऊपर से भी क्लोज किया, मैंने यहां से भी क्लोज किया, 3 क्यूब मेरे को बनाने पड़े। और फिर पता पड़ा अभी भी बेटा क्लोज नहीं है, पीछे की तरफ से लोग आ रहे हैं, इससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बेटा, जो चार्जेस आ रहे हैं इससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अंदर से भी इसको बंद किया, तो यहां से एक और क्यूब लगाया, एक और क्यूब लगाया, यहां से भी एक और क्यूब और पीछे से भी, टोटल मेरे को 8 क्यूब लगाने पड़े इसको क्लोज करने के लिए। इस वाले कॉर्नर को थोड़ा इमेजिनेशन करो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 क्यूब मुझे लगाने पड़े और यहाँ पर 1 क्यूब लगाना पड़ा, तब जाके क्लोज हुए। तो बेटा गॉसियन सरफेस आपको हमेशा क्लोज बनाना है, गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, आपको बनाना है उसको क्लोज। ठीक है, तो बेटा टोटल इन्होंने बताया था कि टोटल जो होता है वो हमेशा चार्ज अपॉन, जो अंदर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो क्यूब के लिए। अब उन्होंने पूछा कि बताओ, ये तो टोटल के लिए था, तो एक क्यूब के लिए कितना होगा। बेटा यहाँ पे एक टोटल में कितने क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्यूब हैं। तो 2 के लिए अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 के लिए कितना होगा, 2 नीचे आ जाएगा बेटा, तो 1 के लिए ये हो गया। इस तरह से निकालते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड यूज करना है यहाँ पे, जो मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हो केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा टोटल अगर मैं बताऊं, टोटल तो सबका वही होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अगर 8 के लिए, 8 क्यूब के, इसमें टोटल 8 क्यूब थे ना, 8 क्यूब के लिए ये कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक क्यूब के लिए, 1 क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आई होप आपको गॉसियन सरफेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल नंबर 1.11 दैट इज नेट चार्ज निकालो। इस क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी है, लेकिन ध्यान रखना जितना कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स लैंग्वेज लिखता है ना, कभी मत डरो, उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करो। बस इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा करो, चीज़ों लाइन्स को बार बार पढ़ो, समझो कि एग्जैक्टली बोला क्या है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी ही इसलिए जाती है ताकि आप डर जाओ। ठीक है, उसमें सिर्फ छोटी सी बात है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इतनी दी है, वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में 0 है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती वाई एंड एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है। और एक्स एक्सिस में एक्स पर डिपेंड करती है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। नेट चार्ज निकालो इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, जिसकी साइड है ए, ठीक है, ये भी ए है, मतलब पूरे साइड्स जो हैं ए है क्यूब की। तो इसमें करना ही है, लाइक ईजी सा तो है, लाइक डायरेक्टली हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है ना, इसमें इससे पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, वाई जेड में नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो एक्स एक्सिस में इस वाले फेस के कारण देख रहा हूँ, ठीक है, हमें डिफरेंट फेसेस के कारण देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बता चुका हूँ, नॉर्मल होता है सरफेस के, तो वो ऊपर होगा। तो एरिया वेक्टर अगर ऊपर है तो 90 डिग्री बन जाएगा, और मैं बता चुका हूँ ई ए कॉस थीटा, ये है फॉर्मूला फाई का। तो इस वाले का जो फ्लक्स हो जाएगा कॉस 90 विल बी 0, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फाई हो जाएगा 0, तो हम कह देंगे इसका फाई 0 है। और नीचे वाली सरफेस के केस में भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और नीचे होगा एरिया वेक्टर। ध्यान रखना एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। आप ये भी सोच सकते थे कि सर 90 डिग्री तो ऊपर भी हो सकता है, बेटा 90 डिग्री ऊपर नहीं होगा, हमेशा आउटवर्ड लेना है, इसलिए मैंने नीचे लिया। तो ओवरऑल यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री होने के कारण जो फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब बेटा इन दोनों सरफेस के कारण तो 0 हो गया, इस वाले के कारण जो आगे की एक सरफेस है, जिसको इमेजिन करो, और पीछे की जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा एरिया, और जो एरिया वेक्टर इधर को आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ। अब आपको ऐसे सामने देख के लग रहा होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, बेटा थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मैंने ऐसे नहीं बनाई, ये मेरा कहने का मतलब है इस तरह से, ये है एरिया वेक्टर और इस तरफ है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बॉल इस फेस के कारण भी 0 हो जाएगा, फाई हो जाएगा 0, और इसके जो अंदर वाला फेस है उसके कारण भी फाई हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ पे इस वाले फेसेस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और बेटा इसका जो एरिया वेक्टर है ना उसकी भी डायरेक्शन यही हो जाएगी। अब आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये क्यों है, पहले बता चुका हूँ 90 डिग्री, ये वाला जो फेस है इसके 90 डिग्री पर हमेशा एरिया वेक्टर को लेना है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो आपको भी दिख रहा है 0 डिग्री है। जब थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो E इंटू ए, तो यहाँ पर फाई हो जाएगा। ये मैं राइट साइड मान लेता हूँ, राइट वाला फेस, और ये होगा लेफ्ट वाला फेस, क्योंकि यहाँ पर भी 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा बाहर की तरफ होती है, हमेशा याद रखना, तो इस तरफ हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ से आप लिख सकते हो ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू राइट लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया ई ए कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर E इंटू ए, बेटा ये पूरा आएगा माइनस में, ये पूरा आएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर भी E हो गया लेकिन प्लस का होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है। अब क्या करना, नॉर्मल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 दिया गया है, तो माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये ये वाला जो फेस है ये कितना दूरी पे है ओरिजिन से, ये है ओरिजिन मतलब 0, ए दूरी पर है, तो एक्स की जगह पे ए रखेंगे। और यहाँ पे एरिया कितना है बेटा, एरिया बेटा साइड के लिए कितना होता है, ये स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और साइड कितना है ए, देखो बेटा ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये सारी साइड्स एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ए दी गई है, ठीक है, ऑलरेडी इतना दिया गया है, तो मैं यहाँ पे ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जब मैं ए रखूँगा माइनस ऑफ एक्स अल्फा, एक्स की जगह पे ए की पावर 1/2 और ये ए स्क्वायर, तो बेटा हमें पता है जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई होना है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और 1 + 2 ये 1 + 2 + 2 ये हो जाएगा 5/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा इंटू ए की पावर 5/2, ठीक है। ये आ गया फ्लक्स आ गया ड्यू टू लेफ्ट। राइट का निकाल लेते हैं, राइट में अगर देखेंगे बेटा तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, फाई = इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है बेटा कितना, अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पर जो एक्स हो जाएगा बेटा ए प्लस ए, बेटा ये वाला फेस है, ये वाला फेस, और ये वाला फेस कितनी दूरी पे रखा है, ये वाला ए इंटू ये और प्लस ये वाला ए, मतलब 2a, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, एक्स की जगह क्या रखना है, ए की ए रखना है, तो ए की पावर 2 ए की पावर 1/2 ट्वाइस ऑफ ए की पावर 1/2। बेटा आपको पता है जो 1/2 होता है ना वो क्या होता है, अंडर रूट होता है बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ 2, और ए को अगर बाहर लिखूँ तो ए की पावर 1/2। ठीक है बेटा। अब एरिया क्या होगा बेटा, एरिया यहाँ पर भी वही होगा इस स्पेस के लिए, ए का स्क्वायर, तो बेटा ए का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर। तो बेटा अब करो तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा ए की पावर 5/2। ठीक है, अब ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू राइट वाला फेस, राइट फेस। अब बेटा नेट फ्लक्स क्या होगा ये बताओ। नेट फ्लक्स होगा क्योंकि बाकी सारे फेसेस के कारण तो जीरो है, तो अल्फा नेट लाइक यहाँ पे फ्लक्स नेट जो होगा वो होगा फ्लक्स ड्यू टू राइट, लेफ्ट फ्लक्स ड्यू टू राइट, क्योंकि बाकी सारे फेसेस के कारण जो फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। लेफ्ट के कारण अभी आया है माइनस ऑफ अल्फा ए की पावर 5/2, और यहाँ पे आया है अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा ए की पावर 5/2। दोनों को ऐड करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करके लिख दूंगा बेटा इस तरह से। पहले वो वाला लिखता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा ए की पावर 5/2, फिर मैं लिखता हूँ ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा ए की पावर 5/2। मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, ए की पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, ए की पावर 5/2 एंड अल्फा कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 - 1, अंडर रूट ऑफ 2 - 1 आ गया बेटा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अब क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो आप अब मतलब यहाँ तक हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। अब आपको मात्र करना है कैलकुलेशन, जो कि आप कर ही लोगे। 1.12 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी हमको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताओ फ्रॉम ईच फ्लैट फ्लक्स। तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे फ्लैट सरफेस बोल सकते हैं, फ्लैट सरफेस। तो बेटा आप बताओ टोटल कितनी सरफेसेस है, पहली सरफेस, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये डायरेक्शन इस वाली सरफेस के लिए, और इस वाली सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और वैल्यू भी दी गई है। अब हमने क्या करना है, वी नो ऑलरेडी कि इस और जो सेकंड वाला है उसका जो ऊपर होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो या इस तरफ हो, 90 डिग्री हो रही है, इतना तो पता पड़ गया। ये हो गया एरिया वेक्टर, हो गया ऊपर की तरफ, है ना। कर्व्ड सरफेस है बेटा, ये कर्व्ड सरफेस, इसका जो 90 डिग्री हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इस वाली सरफेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इन दोनों का बचा, इन दोनों का देख लेते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा बेटा। एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है, नॉर्मल होता है, और लाइक आउटवर्ड होता है, इस बात को याद रखना। तो और इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये होगा, दोनों के लिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो E इंटू ए करना है बस। बेटा ये सर्कुलर सरफेस है, ये भी सर्कुलर सरफेस है, सिलेंडर तो पूरा है बेटा, हमें सिलेंडर का एरिया नहीं लगाना। यहाँ पे एक सिंगल सरफेस की बात हो रही है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, दोनों सर्कल πr²। ठीक है, बस πr² लगा दो। यहाँ पे E ऑलरेडी दिया गया है 5, 3 मान लेते हैं, इसको बोल लेते हैं 5 1। तो यहाँ पर E की वैल्यू दी है माइनस का 200 इंटू एरिया है पाई इंटू r²। R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने नोट नहीं की है, R की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में 0.5। देखो क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दी गई है आई गेस, तो आप तो उसको कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में, तो सेंटी को हटाओगे 10⁻⁻2 लगाओगे तो यहाँ पर 0.05 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मीटर में हमेशा ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करनी है बेटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, πr²। ठीक है बेटा, यहाँ पे रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा अराउंड 1.5, माइनस का अराउंड 1.5 आ जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखो कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो माइनस में है। जो एरिया, क्यों, देखो बेटा इस तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो कुछ तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। एरिया वेक्टर यहाँ पर निगेटिव है, माइनस है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये जो πr² हो जाएगा ना टोटल,
ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे यही गलत करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, ठीक है। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो याद रखना माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्लस का आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पर ये प्लस ऑलरेडी प्लस का है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों प्लस का है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, दोनों के बीच में एंगल है 0, तो जब cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो हमेशा जब भी एंगल 0 होगा तो प्लस में ही आंसर आना चाहिए। ये फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। जब भी थीटा आपको दिया है 0, तो अगर ये माइनस आ जाता, 0 डिग्री दिया है, अगर ये माइनस आ जाता तो ये गलत हो जाता ना। तो बेटा आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में दी गई है तो आप एरिया वेक्टर को भी माइनस में लो ना, क्योंकि एरिया वेक्टर माइनस हो रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर एक्स एक्सिस ले लूँ मैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है, ये है पॉजिटिव एक्स और ये इस तरफ है माइनस नेगेटिव एक्स, ध्यान रखना इस बात को। अब ये मैं बात करता हूँ, ये 5 1 हो गया, अब ये 5 3 की बात करता हूँ। 5 3 तो ऑलरेडी हम इस तरफ देख ही रहे हैं, 200 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर वही हो जाएगा कितना 0.05 का स्क्वायर, ये हो गया 1.5 प्लस का ऑलरेडी, ठीक है। दोनों को अब नेट निकालेंगे तो 5 नेट कितना हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, ये ऑलरेडी 0 दिया गया है, 0 आया है, और यहाँ पे 5 3 आया है 1.5 और यहाँ पर 1.5, दोनों को ऐड करेंगे 5 नेट आ जाएगा 3.14 आई गेस, एन एम स्क्वायर सी इनवर्स, ठीक है 3.14। अब बेटा बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज पूछा गया है। बेटा हम कूलाम्स लॉ से देख चुके हैं, जो फाई होता है नेट वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम चार्ज की जो वैल्यू हो जाएगी, चार्ज यहाँ पर जो आएगा वो आएगा चार्ज विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इन वाला आएगा, अंदर वाला चार्ज, ठीक है बेटा, यही तो हमने अभी गॉस लॉ से सीखा था। अब 5 की वैल्यू अभी नेट कितनी आई है 3.14, 5 नेट 3.14 आया है। और एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू याद कर लो, वैल्यू 8.8 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है बेटा, ये याद कर लो। 8.85 होती है, 854 इतनी याद कर लो, कितना चल जाएगा। दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड ये आ जाएगा 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलाम, 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलाम। बेटा इजी है, इसकी भी लैंग्वेज देखोगे ना, एनसीईआरटी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख रखा है। तो मैं आपको फिर ये बोलूँगा कि बेटा क्वेश्चन देख के मत डरो फिजिक्स के, बस इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा करो और लाइंस को बार बार पढ़ो, रियल मीनिंग समझो, इमेजिनेशन करो, कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर रखो अपने कि एग्जैक्टली फाई क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ताकि चीज़ें आपको समझ आए, ठीक है। बाकी देखो इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और यहाँ पे इतना पूछा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स और नेट फ्लक्स, नेट इनसाइड चार्ज, तीनों के मैंने आंसर दे दिए। जरा सा क्वेश्चन जरा सा आंसर, लेकिन अगर लैंग्वेज देखोगे लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।